मेरी सेवा करना, वो आदमी वो मेरी ही जिम्मेदारी होगा। ठीक है, उससे मेरी सेवा करते दौरान अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। गॉट इट? क्योंकि वो नहीं भर पाएगा उस नुकसान को, लेकिन मैं जो कि सर्वेंट अफोर्ड कर सकती हूँ, ड्राइवर अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं भर सकती हूँ। मेरे ऊपर ये अननेसेसरी बर्डन नहीं है। और यहाँ पे शुरुआत हुई वाइकेरियस लाइबिलिटी के कंसेप्ट की। सो यू होल्ड another person responsible for something that he didn't do। तो आप वाइकेरियसली इनडायरेक्टली उस पर लाइबिलिटी इम्पोज कर देते हैं ताकि एक नॉर्मल मैन परेशान ना हो लाइबिलिटी के बर्डन से, और राइट को के वायलेशन को प्रॉपरली एड्रेस करके विक्टिम को कंपनसेट किया जा सके। ठीक, वाइकेरियस लाइबिलिटी कुछ ही सिचुएशंस में एग्जिस्ट करती है, कुछ ही रिलेशनशिप्स में अप्लाई होती है। वो रिलेशनशिप्स हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप। ठीक है, नौकरी करने वाला और उस नौकरी को देने वाला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। दूसरा है प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट में एजेंट बेसिकली represents और वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो जहां मैं खुद नहीं जा सकती वहां पे मैं अपने एजेंट को भेज दूंगी, वो वही काम करेगा, उसी तरह से करेगा जिस तरह से मैं करती। तो ही इज बेसिकली माई डॉपलगैंगर, नॉट इन द लिटरल सेंस, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग मी, ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। जैसे कि अगर मेरे कोई राइट का वायलेशन हुआ है और मैं उस वायलेशन को कोर्ट में लेकर जाती हूँ, तो वहां पे उस वायलेशन को प्रूफ करने की, रेमेडी कोर्ट से मांगने की, इन सब की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी, मैं इसे आउटसोर्स कर दूंगी। मैं एक आदमी को हायर कर लूंगी जो मुझे कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, कोर्ट को मेरे बिहाफ पर बताए कि मेरी क्या परेशानी है, मेरा क्या नुकसान हुआ और किस तरह से उसे भरा जा सकता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट है। सिमिलरली अपनी दवाइयों की जिम्मेदारी, अपने आप को ट्रीट करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास जो मुझे ट्रीट करने के लिए पैसे लेगा और मुझे ट्रीट करेगा। ठीक है, डॉक्टर हालांकि एजेंट नहीं होता, बट आप उस तरह से समझिए। गॉट इट? सो अ पर्सन हु इज नॉट रियली मी बट ही इज वर्किंग ऑन माई बिहाफ, ही इज डूइंग व्हाट आई शुड हैव डन, दैट इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। और तीसरा रिलेशनशिप होता है मास्टर सर्वेंट का। मास्टर सर्वेंट में इज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्विस। सर्विस का मतलब हम वो सर्विस नहीं जो कि टैक्सी वगैरह आपको करते हैं। मास्टर सर्वेंट, इस सर्विस में सेवा का एलिमेंट होता है। ठीक है, एक आदमी आप हायर करते हैं जो आपकी सेवा करने के लिए होता है। सेवा का मतलब आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए। आप खाना खुद नहीं बनाना चाहते, आपके लिए खाना कोई और बना देगा। आप घर की सफाई खुद नहीं करना चाहते, आपके घर की सफाई कोई और कर देगा। वो सारे काम जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, लेकिन आप खुद नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आप किसी और से वो काम करवा सकते हैं, उन कामों को करने से बच सकते हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो आपकी जो ये सेवा कर रहा होगा वो सर्वेंट की कैटेगरी में है ना। इन तीनों रिलेशनशिप्स में वाइकेरियस लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है। अगर मेरे काम को करते वक्त, मान लीजिए कि मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने नौकरी दी, ठीक, अब मेरी नौकरी करते वक्त, मेरी ही दिए हुए काम को करते वक्त, लेट्स से डोमिनोज, डोमिनोज के पिज्जाज को डिलीवर करने वाले जो वैलेज हैं वो डोमिनोज के एम्प्लॉयज हैं। ठीक, अब अगर डोमिनोज मेरे घर पिज्जा लेकर आ रहा है तो वो ड्राइवर का काम, मतलब ड्राइवर का काम बस डिलीवर करना है, दैट्स इट। एक्चुअली पिज्जा डोमिनोज से ही आ रहा है। ठीक है, अगर अब वो पिज्जा ला जो रहा है वो अपने मन से नहीं ले रहा कि चलो आज मैडम को पिज्जा खिला के आ जाता हूं, नहीं, ऐसा नहीं चल रहा। वो अपने मन से, वो उसे पैसे मिल रहे हैं उस पिज्जा को डिलीवर करने के, कंपनी से कस्टमर के घर पे। ओके, तो वो जो काम कर रहा है वो कंपनी का कर रहा है, कंपनी चाहती है कि वो मेरे घर तक पिज्जा पहुंचाए, राइट। अब वो जो काम करेगा, वो पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस है, पूरी डिलीवरी का जो शरेड है, इट इज बीइंग डन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी खुद आके, मालिक आके खुद तो नहीं आ लीजिए मैडम पिज्जा, है ना, वो डिलीवरी बॉयज को हायर करेंगे। अब इस डिलीवरी के दौरान अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि पिज्जा ठंडा हो जाता है, या पिज्जा गिर जाता है, या फिर उल्टा हो जाता है, पूरे टॉपिंग्स इधर उधर हो जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी उस ड्राइवर की नहीं होगी। मतलब ड्राइवर की है,
वायलेशन उसी से हुआ है। लेकिन उस पिज्जा को मुझे नया पिज्जा लाके देने की या पिज्जा के बदले मुझे वापस पैसे करने की जिम्मेदारी ड्राइवर पे नहीं डाली जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेगी, डोमिनोज लेगा। ठीक है। और ये कैसा हुआ? बिकॉज द एम्प्लॉय वॉज वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर। इस चीज को हम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा टिपिकल कंसेप्ट है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझने का तरीका बच्चे ड्यूरेशन बना लेते हैं कि भाई ड्यूरेशन इज एक्चुअली कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, मतलब सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक मेरी ड्यूटी है, तो वो 9 से लेकर 8 बजे तक का जो है कोर्स, वो एम्प्लॉयमेंट का कोर्स है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सेट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यही है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मुझे किस काम के लिए हायर किया गया। जैसे डिलीवरी बॉय को डोमिनोज ने क्यों हायर किया है? क्यों किया है? पिज्जा डिलीवर करने के लिए। तो उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? एग्जैक्टली पिज्जा की डिलीवरी, बस, और कुछ भी नहीं है। उसको और किसी काम के लिए हायर नहीं किया गया। लेकिन अगर उसके ऊपर एक इम्प्लाइड ड्यूटी है कि स्टाफ के शॉर्टेज में वो क्लीनिंग का भी काम कर सकता है, तो ये भी उसकी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाएगा, ये भी उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली द सेट ऑफ ड्यूटीज, द सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर विच यू आर हायर्ड। अगर मैंने कुक हायर किया है तो उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कुकिंग। अगर मैंने एक ड्राइवर हायर किया है तो उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ड्राइविंग। लेकिन वो कुकिंग सिर्फ मेरे लिए, तब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी मुझ पे आएगी। सिमिलरली वो ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा है वो सिर्फ मेरे लिए कर रहा है या मेरे कहने पर किसी और के लिए कर रहा है, मतलब वो मेरा ही काम कर रहा है। ही इज ड्राइविंग ऑन माई इंस्ट्रक्शंस, ही इज नॉट ड्राइविंग ऑन हिज ओन विम, ही इज नॉट गोइंग आउट फॉर अ ड्राइव। वो मेरा ही काम कर रहा है, मेरी गाड़ी मेरे कहने पर, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे इंस्ट्रक्शन से चला रहा है। ये है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ आ गई बात? दिस इज व्हाट द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज, द सेट ऑफ ड्यूटीज और द सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर विच अ पर्सन इज हायर्ड। वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो एक्सप्रेस भी होती है, इम्प्लाइड भी होती है। मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इम्प्लाइड और एक्सप्रेस दोनों ही तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि मेरा ड्राइवर है जो मेरा वेट कर रहा था। ठीक है, वॉज वेटिंग फॉर मी। वेटिंग के दौरान कोई आदमी आके बॉनेट पे बैठ गया। अब वो बॉनेट पे बैठ गया और ड्राइवर उसे, भाई उठो, बॉनेट पे मत बैठो। वो आदमी लड़ने लगा। ड्राइवर में उस दूसरे आदमी में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया। ड्राइवर ने उसको थोड़ा सा पीट शीट दिया और उसके खून शून निकल आया। अब मालिक की जिम्मेदारी होती है या नहीं? बताइए। नहीं होती। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि वो ड्राइविंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं। ड्राइवर का काम क्या है? गाड़ी चलाना, मालिक को इधर उधर पहुंचाना, कार से एसोसिएटेड चीजों को करना। ठीक है। अगर इस बीच ड्राइविंग के दौरान, मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब ड्राइविंग, उसका काम है ड्राइविंग। तो ड्राइव करने के दौरान या फिर अपने मालिक की कही हुई बात के दौरान अगर उससे कोई गलती हो जाती है, अगेन वो इंस्ट्रक्शन या वो कोर्स मालिक का या तो एक्सप्रेसली दिया हुआ ड्यूटी था या फिर इम्प्लाइडली दिया हुआ ड्यूटी था, लेकिन वो कर वही रहा था जो मालिक ने कहा। जैसे मालिक ने कहा घर मेरे ऑफिस आते आते सब्जियां ले आना, या फिर मुझे लेने आने आने वाले जब हो रास्ते से मेरी लॉन्ड्री से मेरा ड्राई क्लीन किया हुआ सूट उठा लाना। अब वहां पे वो सूट उठाने गया, उसने गाड़ी रखी, उसने ध्यान नहीं दिया और उसने गाड़ी सीधा चला ली, पोल में घुस गया। ठीक है। अब ये सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शन का सेट है ये मालिक का दिया हुआ है। वो ड्राई क्लीनिंग में जो रुका है वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसको खुद को कोई काम था और मालिक ने कहा था उससे रुकने। Right. So what I'm trying to say is the entire set of responsibilities have to be conferred either expressly or impliedly, लेकिन वो एक क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझसे मालिक ने कहा था। बस उसी काम को करने के दौरान अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो मालिक रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, अदरवाइज मालिक रिस्पॉन्सिबल नहीं।
ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2019 का केस है, जिससे ये वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से क्लियर हो गई। उसमें एक आदमी पेट्रोल पंप पे मालिक के कहने पर कार की टैंक को फुल करा रहा था। जब कार की टैंक फुल हो रही थी तो वो साइड में सिगरेट पीने लगा। अब इतना बेवकूफ आदमी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स के सामने जाके स्मोक कर रहा है। हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था, उसने सिगरेट यूं फ्लिक कर दी, भाई पेट्रोल पंप पे आग लग गई। अब क्वेश्चन आया कि क्या मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं है। भाई उसकी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिगरेट पीना तो नहीं था। किसी भी तरह से मालिक ने ये तो नहीं कहा होगा कि सुनो ऐसा करो, जब तक टंकी फुल हो रही हो तब तक तुम या तो गुटखा शुटका खा लेना या सिगरेट सिगरेट पी लेना। ये उसका एक पर्सनल एक्टिविटी था, और पर्सनल एक्टिविटी के लिए मालिक जिम्मेदार। ठीक है, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी बस इतना ही है। जब भी आप डिटरमाइन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वेदर अ मास्टर और अ प्रिंसिपल और एन एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल, you need to see if the entire task or if the entire course transaction in which the tort has happened was done on behalf of the employer, principal और master। मतलब वो पूरा ट्रांजैक्शन जिसमें टॉर्ट कमिट हुआ है वो किसके कहने पर हो रहा था। अगर वो मालिक के कहने पर हो रहा था तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो मालिक के कहने पर नहीं हो रहा था तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे पिक करते वक्त मेरे ड्राइवर ने अगर किसी को रास्ते से उठा लिया, लेट्स से उसकी मदर को उठा लिया या फिर उसके भाई को उठा लिया, भैया मुझे भी लेते जाना, रास्ते में मुझे छोड़ देना, और एक्सीडेंट हो गया और भाई को चोट लग गई और भाई ने मुझ पर ही केस डाल दिया, तो ये केस सस्टेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे अब अपने भाई को पिक करने का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। गॉट इट? ठीक, मैं बता चुकी हूं, प्रिंसिपल एजेंट बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्शन ऑफ हिज एम्प्लॉयज ड्यूरिंग बैंकिंग ऑपरेशंस। अब यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन आते हैं, आप पढ़ेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक आदमी जो है वो अपने पड़ोसी को जानता है, वो पड़ोसी बैंक में काम करता है। अब उसने कहा कि सुनो तुम अब बैंक में तो हो, तुम्हारे बैंक में मेरा भी अकाउंट है, तुम ये कैश जरा मेरे अकाउंट में जमा कर दोगे या पासबुक को अपडेट करा लेना। अब वो जो आदमी है वो हर महीने उसे इसी तरह से घर पे जाके कैश दे देता है, वो कहता है हाँ जी अंकल जी मैं जमा करवा दूंगा, और वो नदारत कर रहा है उस कैश को। अब यहाँ पे बैंक की जिम्मेदारी होती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे जो कैश दिया जा रहा है वो एज एन एजेंट ऑफ बैंक नहीं दिया जा रहा, उसे एज ए नेबर दिया जा रहा है। ठीक है, अगर बैंक में जाके वो आदमी कैश पकड़ाता उसे कि ये बैंक में जरा जमा कर दो, और फिर वो गायब होता, तब होती बैंक की जिम्मेदारी। लेकिन वो अपने पड़ोसी को कैश दे रहा था, बैंक के एम्प्लॉय को नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। वेयर इन व्हाट कैपेसिटी आर यू वर्किंग? अगर आप एम्प्लॉय, एजेंट या सर्वेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे थे और उस दौरान आपसे कोई गलती हुई तो आपका जो एम्प्लॉयर है या प्रिंसिपल है या मास्टर है वो लायबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनका एग्जिस्ट होना कंपलसरी है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप, रेकग्नाइज्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए। यही 3 रिलेशनशिप्स हैं जिनको लॉ ऑफ टॉर्ट्स रेकग्नाइज करता है फॉर द वाइकेरियस लाइबिलिटी प्रिंसिपल टू अप्लाई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट, ये अपने आप में बहुत वास्ट है। दूसरा, विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। wrongful act has to occur during the course of employment। ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको समझा चुकी। नॉट अ पर्सनल एक्ट, ये एक्ट मस्ट नॉट बी आउटसाइड द एम्प्लॉयज प्रोफेशनल कैपेसिटी, should not be outside the set of responsibilities that he is expected to fulfill। ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही किया गया एक्ट होना चाहिए। जो डिफेंसेस वाइकेरियस लाइबिलिटी में अप्लाई होते हैं वो एक्सप्रेस डिफेंसेस नहीं है, मतलब वो वाले नॉर्मल डिफेंसेस की कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन इन 2 फैक्टर्स के प्रेजेंस से वाइकेरियस लाइबिलिटी का क्लेम फेल हो जाता है। पहला तो आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक्ट नहीं कर रहे थे तो आपका एम्प्लॉयर, मास्टर या प्रिंसिपल आपके किए गए टॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये पहला। दूसरा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर।
दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब उसे हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कई बार होता है कि आप जिम्मेदारी किसी और को देते हो। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है ठेका। जो ठेकेदार होते हैं ये आपसे पैसे ले लेते हैं, है ना, ये आपसे पैसे ले लेते हैं और आपसे पैसे लेकर ये काम प्रोजेक्ट ले लेते हैं। मतलब बेसिकली यू हायर पीपल टू कम टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई या फिर घर को बनाने की जिम्मेदारी हो गई। मतलब एक ऐसा काम जो आप खुद नहीं कर सकते। मास्टर सर्वेंट में या फिर प्रिंसिपल एजेंट में जनरली वो काम होते हैं जो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए आप खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट में आप एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं क्योंकि वो काम आप खुद नहीं कर सकते। जैसे घर आप खुद नहीं बना पाएंगे, राइट, घर को आप खुद नहीं सजा पाएंगे, लेकिन एक एक्सपर्ट बेहतर सजा पाएगा। हो सकता है बना भी दे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए, ईंट पत्थरों की, पिलर की, लैंडर की, पता नहीं किस किस चीज की, वो आपके पास नहीं होगी। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन, यू हायर अ पर्सन who takes the responsibility of getting that task completed, और वो आपसे लमसम अमाउंट ले लेता है। उस लमसम अमाउंट में वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको तैयार करके देगा। अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो उस पैसे को लगाता है कहाँ पे, वो लेबर्स को हायर करता है या फिर बाकी लोगों को हायर करता है और उनसे काम करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से कि आपने अपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक ठेकेदार को, मिस्त्री को दिया। अब उसने लेबर बुला के घर बनवाना शुरू कर दिया। अगर घर बनाने के दौरान किसी लेबर को कुछ चोट लग जाती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि आपने लेबर को हायर नहीं किया। आपने किसको हायर किया? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। Got it? So here in this case, the independent contractor would be responsible for any injury that happens during the course of employment. ठीक है, या फिर कोई भी गलती अगर हो जाती है, अगर आपके घर पे भी कुछ मुसीबत आ जाती है या गड़बड़ हो जाती है कंस्ट्रक्शन में, तो आप भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही पकड़ोगे, उस मजदूर को नहीं पकड़ोगे। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में वाइकेरियस लाइबिलिटी का क्लेम फेल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कार हायर की, ऊबर, अगर ये ऊबर ड्राइवर कोई एक्सीडेंट करता है तो आप लाइबल नहीं है, ऊबर ड्राइवर ही लाइबल है। व्हाई? बिकॉज ऊबर ड्राइवर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, whereas if you have hired a proper driver who is under your service, then you will be responsible for every tort that he commits during the course of employment. Got it? तो ये हैं दो एलिमेंट्स जिनके प्रेजेंस से वाइकेरियस लाइबिलिटी का क्लेम फेल हो सकता है। ओके, अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।